नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजित द्विवेदी। अजित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अजित जी का इंतजार हमारे दर्शकों को रहता है शुक्रवार को, और आज का हम लोग थोड़ी देर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट अभी आ ही रहे होंगे। अब कभी कभी 8-10 मिनट देर से भी शुरू करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा सोकर आराम से आ रहे होंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो अजित सर, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दो ही चीज हो सकता है, या तो ओपिनियन पोल को खारिज कर दिया जाए या ओपिनियन पोल को स्वीकार कर दिया जाए। ओपिनियन पोल को खारिज कर दिया तो कर ही दिया, स्वीकार करने पे आंकड़े ही सिर्फ सब कुछ नहीं बोलते, आंकड़ों को पढ़ना पड़ता है। आंकड़े यूं तो ऐसे नीरस होते हैं और दिखने में ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन दिखने में जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं उतने ऑब्जेक्टिव रहते नहीं, वो मूलतः सब्जेक्टिव होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं सी वोटर के ताजा आंकड़े की, और ताजा जो सर्वे आया है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं आज भी। पिछले 6 महीने, फरवरी में जो पहला उनका ट्रैकर आया था, उसके बाद ये जून का ट्रैकर है, लेकिन डिप हुआ है ये कि 40% फरवरी में बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देखती थी, वो अब घट करके 34 के आसपास आ गई है। इसमें कहानी यह है कि नीतीश कुमार 18 से 17 के आसपास हैं, और पीके का ग्राफ बढ़ा है, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ा है 2-4%, 14 से 18 की तरफ गए हैं। चिराग पासवान 9-10% पे उनका समर्थन बना हुआ है सीएम फेस के तौर पे। ये एक तस्वीर का पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू है, ये पहले पहलू को सुनकर यदि आप उत्साहित हों, थोड़ा डीप के बावजूद तेजस्वी यादव काफी आगे हैं, तो दूसरा पहलू ये है कि राष्ट्रीय नेता जो बिहार में इंपैक्ट डाल सकते हैं, उसके ट्रैकर में नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं, और बल्कि फरवरी की तुलना में जून में 6 का वो जो डिजिट है वो उससे 44 से 50 हुए, और राहुल गांधी का ट्रैकर नीचे की ओर गया है, 5-6% उनका ट्रैकर नीचे गिर गया है। इसके अलावा जो राहुल गांधी के परफॉर्मेंस से नहीं सेटिस्फाइड लोगों की संख्या भी 6% ऊपर गया है। तो या तो ऊपर वाला जो मैंने कहा कि ये वाला हम लोग स्वीकार कर लें कि तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है, सी वोटर को स्वीकार करेंगे तो आधा आधा नहीं कर सकते, या ये वाला जो है स्वीकार कर लें, मतलब इसको नकार दें, पूरी तरह नकारें, या दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अजीत सर से अभी हम वही 30-35-40 मिनट में बात करेंगे कि ये क्या है और क्यों है। इसके अलावा आप बात करेंगे, पिछले एक सप्ताह में बहुत सारी हलचलें हुई हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस की बैनर खबर है, ये जो जिद पे अड़ा हुआ है चुनाव आयोग, उसके कारण जनता में जबरदस्त बेचैनी है, और चीजें ये ट्रैकर ब्रेकर से ऊपर चली जा सकती है। जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वो यदि कायदे से हो गया और जनता के दुख दर्द और बेचैनी को एड्रेस कर पाया विपक्ष, तो मामला बहुत आगे जा सकता है। तो इस पर भी बात करेंगे, जो अजीत जी देख रहे हैं कि जो चीजें सामने खबरों में आ रही हैं। और तीसरी बात कि तेज प्रताप लगातार अंगड़ाई लेते चले जा रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास समय कम ही होता है इस समय, 36-40 मिनट बात करते हैं। अजीत सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तेजस्वी यादव, ग्राफ तो है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं है, दुगना है। नीतीश चाहिए पीके से लगभग दुगना है, और नीतीश जी से दुगना तो है ही है। तो ये है, लेकिन उसका जो दूसरा साइड है, मैंने कहा उस पर भी, ये सारा पूरा जो सी वोटर का सर्वे मैंने आपको आपके सामने रखा, सबसे पहले उस पर टिप्पणी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे सर। देखिए संजीव जी, हम लोगों ने संभवतः तीसरा जब आया था इनका पोल सी वोटर का, तो एक बार और हम लोगों ने चर्चा की थी, और उसमें उस चर्चा का एक पहलू ये था कि आप क्यों राष्ट्रीय नेताओं को बिहार की राजनीति में ले आ रहे हैं, उनके बारे में क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब उससे एक संदेह पैदा होता है कि आप क्या
करना चाहते हैं, क्या आपकी मंशा है, वास्तविक मंशा आपकी क्या है? ये सवाल हम इस बार अभी फिर उठाना चाहते हैं। हम इसी से बल्कि अपनी बात शुरू करना चाहते हैं कि राहुल गांधी की क्या परफॉर्मेंस है जिस पर लोगों से, आप बिहार के लोगों से पूछेंगे कि वो उस पर वोट देंगे या वो वोट नहीं देंगे, सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड है। राहुल गांधी के किस परफॉर्मेंस के बारे में अपोजिशन के लीडर के तौर पर या बिहार में जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं उनको लेकर के आप क्या परफॉर्मेंस राहुल गांधी की आप जज करना चाहते हैं बिहार के चुनाव में? आप इसके बदले में ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस कैसा है बिहार में? जब आपने पोल ट्रैकर लगा रखा है बिहार के चुनाव को, बिहार के लोगों के की क्या राय है चुनाव को लेकर के, तो उसमें राहुल गांधी तो कोई मतलब नहीं रखते हैं इसमें। राहुल गांधी का परफॉर्मेंस मतलब, राहुल गांधी एक नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर तो मैटर करते हैं, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस बिहार के किसी काम की नहीं। तो आपको परफॉर्मेंस पूछना था। अगर परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं तो आप पूछें कि सरकार की परफॉर्मेंस से आप कितना संतुष्ट हैं, नीतीश कुमार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आप तेजस्वी यादव के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, और पिछले 10 वर्षों में तेजस्वी यादव जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, तो उस अवधि में उनके किए कामों से आप कितने संतुष्ट हैं, आप ये कहिए। और उसके साथ आप केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस जो है वो बिहार के 14 करोड़ लोगों की किस्मत को भी प्रभावित करती है। राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बिहार के 14 करोड़ लोगों की किस्मत को प्रभावित करने वाली नहीं है, कम से कम अभी नहीं है। तो एक तो ये सवाल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को जब आप ले आ रहे हैं तो आप वो मत रखिए, राहुल गांधी की परफॉर्मेंस वहां मत पूछिए, उनकी पॉपुलैरिटी मत पूछिए, उनको ना वहां मुख्यमंत्री बनना है और ना उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली। तो हम इस बात को ज्यादा संजीव जी महत्व नहीं देते हैं कि राहुल गांधी का कम हुआ या इनका तर्क ये है कि इस चुनाव में जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हुआ था, नेशनल नेतृत्व की भूमिका होगी और नेशनल नेतृत्व यहाँ चुनाव में मतलब प्रभावी होगा। ये एक वजह है। एक बात और उसके साथ ही मैं दिखा दूं आपको, और इस बात को एक्सप्लोर करने में या इसको डिकोड करने में, ये हुआ सर, इस पर हम लोगों ने अलग से भी एपिसोड किया हुआ है। ये है जनता दल कार्यालय में लगा हुआ जो ये तस्वीर लगी जी, उसके बाद जो हंगामा हुआ। और एक सेकंड सर, सॉरी, मैं जरा सा, ये है, तो ये था। इसके बाद काफी चर्चा हुई। हम जो एक बात हमारे यहाँ हो भी रही थी कि बीजेपी भी लगा देगी, बीजेपी ने भी सच में लगा दिया। ये तस्वीर है, ये तस्वीर नहीं लगना चाहिए था जनता दल के दफ्तर में, और वो भी इस तरह से लगाया गया। कुछ लोगों ने कहा ये एकता बताने की बात है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू जो है बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गई है, और वो लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने भी कथित तौर पे एकता का ये पोस्टर लगाया। ये पोस्टर भी अपने आप में और कहानी कह दे रहा है। उस वाले तस्वीर में तो चलिए बाएं से लोग देखता है तस्वीर, तो इम्पोर्टेंस ज्यादा मोदी जी का था सेकंड नंबर पे, लेकिन वो बहुत देखने पे ऐसा होगा। यहाँ तो कथा और ही है, लीडर यहाँ मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं और पीछे से ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये सब हो रहा है सर, यानी नेशनल नेतृत्व का मायने रखेगा। सी वोटर के ट्रैकर का प्रसंग ये भी होगा, ऐसा लगता है। अजीत सर जी जारी रखें। हम तो बिल्कुल, हम जो बात कर रहे हैं ये वही बात आप इसमें प्रतीकित हो रही है, वही बात। आप केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस तो निश्चित रूप से आएगी चर्चा में बिहार के चुनाव में, और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी आएगा। एनडीए को हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और अलग प्लेटफॉर्म पर हमने कई बार इस पर बात की है कि बिहार में एनडीए जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके कामकाज पर, उनके करिश्मे पर चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि इसका कारण ये है, और ये लीडरशिप का वैक्यूम दिखाता है एनडीए का। ये कोई एकजुटता, एकता वगैरह की बात नहीं है। ये तो एब्जेक्ट सरेंडर जिसको बोलते हैं, जेडीयू का एब्जेक्ट सरेंडर है बीजेपी के सामने। जेडीयू ने सरेंडर किया बीजेपी के सामने। एक समय ऐसा था जब नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर आ गई थी विज्ञापनों में, तो नीतीश कुमार ने उनका रात्रि भोज रद्द कर दिया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, और अब वो उनकी पार्टी पोस्टर लगा रही है। तो ये तो एब्जेक्ट सरेंडर है, लेकिन ये एनडीए की स्ट्रेटजी का भी पार्ट है। एनडीए को नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाना है, और उसके कई फायदे हैं। एक हिंदुत्व की राजनीति, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, अति पिछड़ा राजनीति, और ये जो एक नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश विकास के रास्ते पर है। कल भी हम लोगों ने सुना कि जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया है
बिहार को, तो उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया दिया है। तो 16 लाख करोड़ रुपया, अब आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। लेकिन वो ये नैरेटिव से वो मतलब आगे बढ़ेगा अगर आप नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाएंगे। दूसरी तरफ इसकी जरूरत नहीं। राहुल गांधी कोई कांग्रेस का, देखिए महाराष्ट्र में भी तो राहुल गांधी थोड़े कोई राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहा था, वहां तो जो चेहरे थे वो स्थानीय ही चेहरे थे। उद्धव ठाकरे का चेहरा था, शरद पवार का चेहरा था, नाना पटोले का चेहरा था। तो ये जबरदस्ती राहुल गांधी को यहाँ घुसाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी को ठोकने में, पीटने में बहुत आसानी रहती है। जिसको मन होता है वही आकर के कुछ भी कह के चला जाता है। तो ये बड़ी आसानी होती है बीजेपी के लोगों को और जेडीयू के लोगों को कि राहुल गांधी को अटैक करना बहुत आसान है। तो आप राहुल गांधी को रख दीजिए, जबरदस्ती है। उनका बिहार के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई मतलब नहीं, एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब है, इसलिए उनको रखिए। उनकी परफॉर्मेंस पर लोगों की राय लीजिए, ये जरूर लेना चाहिए। तो ये तो मेरा जो इस पर था, जो क्यों राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर ले आई। अब है कि ये जो सर्वे में तेजस्वी यादव के 1 नंबर होने का जो लगातार चौथी बार आंकड़ा आया है, तो ये चौथी बार आंकड़ा आना, हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं संजीव जी, ये जो एक्चुअल वोट परसेंटेज है इंडिया ब्लॉक का या आरजेडी का, उसी को प्रतीकित करता है, उसी को दिखाता है। उतने ही वोट परसेंटेज के साथ लोगों की पसंद रहते हैं तेजस्वी यादव। और अब जो 34-35% है, या एक समय 41% था, तो मेरा 41% है। 40.6% जो है वो हमारे हिसाब से, हमारी गणित भी है जो इंडिया ब्लॉक को लेकर के जो अभी वोट हमको दिख रहा है, वो उतने वोट पर है। वो 40.6% या 41% आप उसको कहिए, उतने पर है। ये फ्लक्चुएशन किस वजह से हुआ, ये आप वही बता सकते हैं। हम लोग तो इसमें क्या, क्योंकि पिछले फरवरी से लेकर के और जून के बीच में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं हुआ है जिससे तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी में जो मुख्यमंत्री पसंद करने वाले लोगों के की संख्या में इतनी कमी आ जाए। लेकिन वो ट्रैकर है, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 41% जो है वो एक्चुअल वोट परसेंटेज भी है। एक्चुअल उतने लोगों की पसंद हो सकते हैं तेजस्वी यादव। और ये अगर उसको कोई अगर गलती, बड़ी गलती कोई नहीं होती है, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, या जो ये वोट काटने का अभियान अभी चल रहा है कि वोट काट के वोटर लिस्ट में से नाम हटा दीजिए, ये अभियान अगर बहुत सफल नहीं होता है, तो फिर तेजस्वी यादव इस स्टैंड पर रहेंगे। और जितने लोग उनको मुख्यमंत्री तौर पर पसंद कर रहे हैं, उतना वोट उनकी पार्टी और उनके गठबंधन को भी मिलेगा। ये बात आप नीतीश कुमार या चिराग पासवान या प्रशांत किशोर के लिए नहीं कह सकते। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल इंडिविजुअल और एक किसी न किसी ऐसी भावना से प्रभावित होकर के है जो वोट में कन्वर्ट नहीं हो। 17% वोट, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 18% वोट। 4-5% प्रशांत किशोर बढ़े हैं और 5-6% तेजस्वी गिरे हैं। तो जो बढ़ा गया है वही वो गिरे हैं लगभग। हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आप लगातार चिराग पासवान का भी वो बढ़ रहा है और सम्राट चौधरी का भी घट बढ़ रहा है, वो भी 9.5% पर उनको भी ले आकर के रखा हुआ है। तो ऐसे जोड़ेंगे तो इंडिया जो एनडीए है उसका भी उसका ज्यादा हो जाएगा तेजस्वी यादव से। ये 17% पर नीतीश कुमार है और 18-18.5% इन दोनों का, चिराग पासवान का और सम्राट चौधरी का है। तो ये 37-38% हो जाता है। तो ये भी इनका वोट है। इनका वोट भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एनडीए के वोट को ये आंकड़ा दिखाता है कि एनडीए का इतना वोट है जितना ये 3 लोगों में बटा हुआ है। और इसलिए बटा हुआ है क्योंकि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई एक चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। तो ट्रैकर में भी बार बार पूछा जा रहा है, इनके नाम रखे गए हैं। तो इनके जो इंडिविजुअल समर्थक हैं, इनकी जातियों के समर्थक हैं, या अपने लोगों को लगा करके भी ये लोग हो सकता है कि बढ़वा रहे हैं। तो वो उसमें ज्यादा वो मतलब आप इंडिविजुअल पर ज्यादा ध्यान देने की हमको नहीं लगता है कि जरूरत है। हम लोग उन तीनों को एक साथ जोड़ दें जो एनडीए के नेता हैं और उनको रखें तेजस्वी यादव के बरक्स में, तो एक तस्वीर आती है। लेकिन फिर अब एक पजल है ये प्रशांत किशोर का कि अगर उनको 18% लोग मुख्यमंत्री तौर पर पसंद करते हैं, तो क्या 18% वोट लेने की स्थिति में है उनकी पार्टी आज? वो किसी को भी कैंडिडेट बना देंगे तो क्या उसको 18% वोट आ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और इस पजल को, इस पहेली को ही सुलझाना होगा। बाकी दोनों पहेली नहीं है संजीव। 18% यदि प्रशांत किशोर को आ जाएगा तो प्रशांत किशोर में बिहार के रिजल्ट को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता हो गई। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, और आज अगर 18% है, आज 18% है, यानी मैं माफ करिएगा संजीव जी, तो ये 18%, 20%, 24%, 25% भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि फिर एक धक्का लगता है। मोमेंटम अगर उनके साथ है, वो सबसे नए प्लेयर है,
और उस नए प्लेयर को अगर 18% लोग अभी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो जो मोमेंटम क्रिएट होगा चुनाव आने, वो मोमेंटम उनकी पार्टी को और बहुत ही आगे ले जाएगा। ये हम लोगों ने देखा है, हमेशा ये है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो उस मोमेंटम को डिकोड करना होगा। वो तब होगा जब वो कैंडिडेट लेकर के आएंगे, बाकी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे, वो अपना कैंडिडेट सिलेक्शन किस तरह से करते हैं आगे, और किस तरह से नारे गढ़े जाते हैं, राजनीति किस दिशा में बढ़ती है, अलायंस किस तरह से होता है इंडिया ब्लॉक का और एनडीए का। अभी दोनों का, इंडिया ब्लॉक का और एनडीए का भी अलायंस बिखरा हुआ है। उसके नेता एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं, उसके नेता एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के वोट को, जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ था उस कोऑर्डिनेशन को खराब कर रहे हैं। आपने देखा होगा मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद को अगर दलित की तरह आरक्षण देने को तैयार हो जाए मोदी जी, तो हम अपना जान भी दे देंगे, अपनी उनको जान भी दे देंगे। तो क्या तेजस्वी यादव तैयार हो गए हैं निषाद को दलित की तरह आरक्षण देने के लिए? अभी तेजस्वी यादव भी तो तैयार नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने भी तो कहीं किसी मंच से नहीं कहा है कि हम मल्लाह को एससी कैटेगरी में आरक्षण दे देंगे। क्या कह सकते हैं तेजस्वी यादव ये बात? आज कोई भी व्यक्ति, तेजस्वी यादव ही इस इक्विलिब्रियम को खराब करना चाहेंगे जो 20% दलित का है। उसके मन में क्या ये आशंका पैदा करना चाहेंगे कि मल्लाह को, जिसको 12% आबादी बता रहे हैं मुकेश सहनी, उसको हम एससी कैटेगरी में आरक्षण देंगे? और मुकेश सहनी, लेकिन वहां तो ऑलरेडी पहले से इतना झगड़ा है, मुकेश सहनी जाके और झगड़ा बढ़ाएंगे ही। पहले से ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जबरदस्त झगड़ा है। एनडीए में वही कह रहे, दोनों तरफ बिगड़ा। एनडीए में खाली चिराग पासवान और उनका नहीं है, जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का भी है। लोजपा और जेडीयू का अलग झगड़ा है, लोजपा और हम का अलग झगड़ा है। तो इस झगड़े में ये जो इन तीनों का झगड़ा है, उसमें तो एक दूसरे को हरवाएंगे। जितना जिसका वोट है, 3% वोट है, तो वो नहीं देगा। निजी बातचीत में कई लोगों ने कहा, और हमारी पटना में बात की लोगों को, संजीव जी, उनका कहना था कि इस बार कुर्मी तो किसी हाल में चिराग पासवान को उम्मीदवार को वोट नहीं देगा। अब मान लीजिए कि ये धारणा है कि कुर्मी चिराग पासवान को नहीं देगा, पासवान नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं देगा, मांझी पासवान को नहीं देंगे, पासवान मांझी को नहीं देंगे, तो एनडीए में तो पूरा ही ऑलरेडी बिखरा हुआ है। उसके मुकाबले तभी अगर एक फोर्स के तौर पर प्रशांत किशोर आते हैं और मोमेंटम क्रिएट करते हैं तो सिर्फ 18% पर थोड़े रुकेंगे। हम लोगों ने देखा है कि जब नई पार्टी बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, तो कोई तो ऐसा थोड़ा था कि 30% 25% आदमी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहा था। तब उनकी लोकप्रियता भी इतना बड़ा मोमेंटम, सर इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना, वो तो दिखने लगता अब तक तो यदि आपको दिख रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं दिख रहा। हमने वही कहा कि अगर कोई मोमेंटम बनता है इससे प्रशांत किशोर के नाम पर आगे आने वाले दिनों, क्या कई बार अभी बड़े बड़े आराम से बिहार के लोग बैठे रहते हैं। अभी अब तो चुनाव में गति पकड़ आई है थोड़ी, जो आपने अभी जिसका जिक्र किया, जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उससे थोड़ी गतिशीलता बिहार की राजनीति में आई है, थोड़ी सक्रियता बढ़ी है। नहीं तो सब तो आराम से बैठे थे, अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो लोग बाहर हैं सो बाहर है, सब दशहरा के समय लौटना शुरू करेंगे और चर्चा शुरू होगी, गांव चौपाल में, घरों में बातचीत राजनीति की शुरू होगी, वोटिंग की बात शुरू होगी, तो एक मोमेंटम बनेगा। अब सर यही सवाल है, बिल्कुल अब यही सवाल है। और जो दर्शक काफी, जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, उनके वो कह भी रहे हैं कि उधर ही अब आइए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां उस पर ज्यादा आ रही हैं। तो आप, ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों का एक विश्लेषण देखिए, या तो आप खारिज कर दीजिए या उस पर बात करिए। हम खारिज करना नहीं चाहेंगे। कुछ तो ट्रैकर लगाते ही रहते हैं, कुछ करते हैं, बाकी आंकड़ों का अपना मैनिपुलेशन होता है। मैंने शुरू में ही कहा, आंकड़े ऑब्जेक्टिव दिखते हैं, होते नहीं। उनका विश्लेषण होता है, सब्जेक्टिव होते हैं वो। अब ये कहा जा रहा है, जैसे इन्होंने कहा है, ये बेचैनी का सबब है। आज का एक्सप्रेस वाला रिपोर्ट भी हमने कहा है, ये चले थे मुसलमानों को और बांग्लादेशियों को बाहर, मैंने कहा यह जा रहा था, परसेप्शन ये था कि मुसलमानों को ठीक करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में किया, या बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे, उनका वोटिंग राइट छीनेंगे। बेचैन ज्यादा हिंदू हैं, अलग अलग जातियां हैं, मुसहर हैं, पासवान हैं। वहां सर मैट्रिकुलेट मात्र 2.5% मुसहर है, और जो डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र का, ऐसे तो बना ही नहीं होगा, और बाकी डॉक्यूमेंट में मैट्रिकुलेशन, और मतलब बड़ी केओस की स्थिति है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कलेक्टरों ने कहा दिया बहुत तेजी से बनाइए, कितना बनाइएगा। तो ये है तबरेज आलम सिद्दीकी कह रहे हैं कि इट इज पैथेटिक दैट पेरेंट्स कैन वोट इफ देयर नेम्स अपीयर इन 2003 वोटर लिस्ट एंड देयर चिल्ड्रन कैन नॉट इफ दे डोंट हैव रिक्वायर्ड डॉग्स। ये सवाल तो है और ये आयरनिकल है, लेकिन चुनाव आयोग को समझाए कौन?
अगर चुनाव आयोग 20% मतदाता का नाम काटने पर भी चुनाव शांति से संपन्न कर देता है, इसका मतलब सब चीजों का विश्लेषण बेकार और बधाई, हम लोग 75 साल आजादी का लुत्फ उठा पाए। ये बेसिक सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे कि यदि ऐसा हो ही गया, क्योंकि 20% का जो कहा वोटर या बाहर आकर मनोज झा और लोगों ने कि बातचीत में, उसमें मैंडेट में तो नहीं है इसके इंटेंसिव सर्वे के, लेकिन बातचीत में चुनाव आयोग ने कहा है कि जो बाहर हैं मतदाता और जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हैं उन पर खासकर फोकस है कि वो फिर वोटर लिस्ट में उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो ये है सर, ये दोनों बातें। चुनाव जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ेगी, एनडीए की बेचैनी बढ़ेगी और वो ग्राउंड लूज करेंगे, या चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ेगा? अजीत सिंह। तो उस पर संजीव जी हम आते हैं। उसके इसमें एक दो पहलू अभी इसमें छूटे हुए हैं जो हम लोग आंकड़ों का जिसको लेकर के, तेजस्वी यादव के 34-35% उनकी लोकप्रियता और एनडीए के 3 नेताओं को मिलाकर के जो 37-38% की लोकप्रियता उनकी है, उसको थोड़ा और समझने की जरूरत है। उसको अगर इस तरह से समझे, हम पिछले 3 चुनावों का आंकड़ा देख रहे थे, तो जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही थी एनडीए की, 2010 का चुनाव है। आप भी जानते हैं कि 2010 के चुनाव में 206 सीटें एनडीए ने जीती थी, 116 सीट नीतीश कुमार अकेले जीते थे और 91 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी। वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उस बेहतरीन परफॉर्मेंस में भी 40% वोट आया था एनडीए। जब उन लोगों ने 243 में से 206 सीटें जीती थी, तब भी सिर्फ 40% वोट था एनडीए। तो आज भी 38% वोट पर अगर एनडीए के 3 नेता हैं लोकप्रियता के मामले में, चेहरे 3 उनके, और 34-35% पर तेजस्वी यादव है, तो ये तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत है, एक बड़ी उपलब्धि है। ये पिछले 10-15 साल में जो राजनीति बदली है तेजस्वी के तौर पर, एक जो अल्टरनेटिव लीडरशिप इमर्ज हुई है बिहार में, ये उसको दिखाता है संजीव जी। ये वहां बैठे हैं 35% पर, और आप इसको जो मोमेंटम है, यहाँ भी मोमेंटम तेजस्वी यादव के लिए दिख रहा है। उस मोमेंटम में 10 का चुनाव आप याद करिए, तब कांग्रेस अलग लड़ रही थी, 8.5-9% कांग्रेस का वोट था, वो अलग लड़ रही थी, और आरजेडी और उस समय में रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ थी। ये दोनों पार्टियां एक साथ थी और इनका वोट बड़ी मुश्किल से 30% पहुंचा था। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं, अगर हम इसको एक्चुअल माने, आपने कहा हम लोग खारिज नहीं कर रहे हैं इस आंकड़े को, तो 34-35% पर तेजस्वी यादव हैं और 38% पर एनडीए है। अगर एनडीए का बिखराव होता है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर वो बिखराव होता है और किसी तरह से शिफ्ट होता है थोड़ा बहुत, जो लीडरशिप का वैक्यूम है उसकी वजह से भी, तो फिर बहुत बड़ा बेनिफिट तेजस्वी यादव को होगा। आज वो जहां बैठे हैं वहां से उनको आगे ही बढ़ना है, उसके पीछे नहीं आना है, उनको उससे नीचे नहीं जाना है, जबकि एनडीए का ग्राफ उसके नीचे जा सकता है। तो ये एक फर्क है। इस आंकड़े से एक जो हम लोग इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है कि अभी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में तेजस्वी यादव हैं, और ये वोट है, इसमें कोई मुकेश सहनी का वोट नहीं ऐड हुआ है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जो वोट हम देख रहे हैं, इसमें कोई मुकेश सहनी का वोट ऐड नहीं हुआ, और इसमें कांग्रेस का भी जो एक कोर वोट है, जो अगली जातियों का, उस वोट का भी कोई हिस्सा इसमें ऐड नहीं हुआ। ये तेजस्वी यादव का इंडिविजुअल है और कुछ लेफ्ट का इसमें शामिल हो सकता है। तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में है और एनडीए वल्नरेबल पोजीशन में है। ये स्थिति अगर इसी तरह से रही तो चुनाव में एनडीए को नुकसान हो सकता है। बल्कि मोमेंटम बनेगा तो दो ही धड़ों का बनेगा, या एक तो प्रशांत किशोर का यदि बन भी गया किसी कारण से, तो उनका बनेगा, और या तेजस्वी का बनेगा। तेजस्वी का बनेगा तो प्रशांत तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इनका तो गिरना है। सही कहा, बिल्कुल, एनडीए का गिरना ही गिरना। तो अब जो ये चुनाव आयोग का वोट काटो अभियान जो चल रहा है कि वोटर लिस्ट में से नाम काट के हटा दी, सोचिए इसके पहले चुनाव आयोग नाम जोड़ने का अभियान चलाता था, पूरे देश में नाम जुड़वाइए इसका अभियान चलता था, सारे माध्यम से एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते थे। आपने देखा क्या बिहार में कोई एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है क्या? आप एम्बेसडर अपॉइंट करते थे, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में अक्सर एम्बेसडर होते थे, आप सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट करते थे, आप एम्बेसडर अपॉइंट करके उनसे लोगों से अपील करवाते थे कि आप आइए अपना नाम जुड़वाइए और वोटर बनिए। और ये पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग एक अभियान चला रहा है कि हम आपका नाम काटेंगे, आपके ऊपर है, ओनस ऑन यू वोटर टू प्रूव योर सिटीजनशिप। तो ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने बिहार के नागरिकों पर, बिहार के लोगों पर एक बर्डन डाल दिया कि आप प्रूफ ले आइए और साबित करिए कि आप बिहार के नागरिक हैं, तब आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, नहीं तो हम आपका नाम काट देंगे।
और ये जो कहा आपने ये 20% वाली बात, तो राजेश राम ने आज भी उनका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, और उन्होंने उस दिन भी कहा कि बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग ने 2 बार कहा, ये बात 2 बार कही उन्होंने, राजेश राम ने कहा कि 2 बार कहा कि 20% तक नाम कट सकता है। तो एक तो ये खतरा है कि आप 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों के नाम काट देंगे बिहार की लिस्ट में से। अब उसमें एक बात हमको अभी कंफर्म नहीं है, आप भी जरा देखिएगा, या आपको अगर आइडिया हो तो बताइए कि इसमें क्या वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन होना है क्या? किसका? वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होना है क्या? नहीं, वो गांव में, हाँ, घरों में जा रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रसंग अभी तक नहीं आया है। घरों में जाएंगे तो हर वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी ऐसा तो नहीं है। नहीं, ये बात हम इसलिए सवाल उठा है क्योंकि कल एक लंबा सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट डाली है तेजस्वी यादव ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अगर आके देखेगा, उसके चुनाव के अधिकारी और बीएलओ आके देखेंगे और आप घर पर नहीं है तो आपका नाम कट जाएगा, और ये देखने बीएलओ 3 बार आएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं दिखे, मतलब फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं दिखे, तो आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वाली बात बाद में आती है, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन है तब तो ये और भी चिंताजनक है, क्योंकि बिहार के तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा ही लोग बाहर रहते हैं। वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि 3 बार वो आएंगे, 3 बार डॉक्यूमेंट के लिए आएंगे। अब 3 बार में डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह, ये कहा जा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन तो ये हुआ कि एक घर में 6 लोग रह रहे हैं तो 6 के 6 पैरेड का उसके सामने करें, और उसके सामने क्या, एक उसके ऊपर भी अधिकारी है, वो फाइनल करेगा ना आपका डॉक्यूमेंट देख करके, वो करेगा ना, ईआरओ करेगा। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इन लोगों ने ईआरओ अपॉइंट किए हैं, असिस्टेंट ईआरओ जो अपॉइंट किए हैं वो लोग करेंगे। बीएलओ का तो काम सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है। तो ये एक कंफ्यूजन है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना संजीव जी। आप बिहार में ही इतना इंटर स्टेट और इंटर स्टेट हम लोगों के यहाँ माइग्रेशन है, हमारे यहाँ मोतिहारी का आदमी मान लीजिएगा पूर्णिया में या मधेपुरा में या ये ठीक ही बोल रहे हैं। अवधेश सूर्यदेव ने आपके सवाल का जवाब दिया, फॉर्म भरना है और हस्ताक्षर करना है, तब तो फिजिकल अपीयरेंस हो ही ना गया। तो वही कह रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस हो गया। फिर हालांकि उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का भी एक प्रोविजन किया हुआ है उन लोगों ने कि अब 3 जुलाई से आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फिर इसी वजह से ये कंफ्यूजन है कि जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, उसको तो उसी को फिजिकल अपीयरेंस माना जाएगा उसका। तो इस मामले में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर वो होगा तो फिर वो तो बहुत ही खराब बात है, उसको तो उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम ही होगी। लेकिन अभी भी जो डॉक्यूमेंट देने की भी बात है, जिस पर हम लोगों ने पहले एक बार और बात की थी कि 3 बार में आप जाके डॉक्यूमेंट लेंगे, और असली समस्या तो वही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की है ना, कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लोग प्रोवाइड करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोगों ने चर्चा की थी कि सिर्फ 10% के करीब लोग हैं, 20% के करीब लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास, भाई 2004 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है उसमें महज 3% लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से लिया करके प्रोड्यूस करेंगे। और एक सवाल ये भी है संजीव जी कि जब अभी वोटर जो चुनाव आयोग है वो आधार को कनेक्ट कर रहा है वोटर आईडी के साथ, और 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार और वोटर आईडी कार्ड कनेक्ट हो चुका है, और उसको कंपलसरी किया गया है। लोगों से ये कहा गया है कि अगर आप नहीं कनेक्ट अपना लिंक कराते हैं वोटर और आधार, तो आपको वाजिब कारण बताना होगा कि आप क्यों नहीं लिंक करा रहे। तो ये वाजिब कारण से संतुष्ट करना होगा चुनाव आयोग को। तो ये कंपलसरी किया हुआ है, और अभी आपने उसी डॉक्यूमेंट को बाहर कर दिया कि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वोटर नहीं बन सकते। तो ये तमाम जो चुनाव आयोग ने जो उपाय किए हैं, जो डिटेल गाइडलाइंस जारी की है, अभी हम देख रहे हैं कि 10 दिन के भीतर 3 बार गाइडलाइंस बदली जा चुकी। 3 बार गाइडलाइंस बदली। जब आपने 24 जून को जारी किया, जिस तरह से नोटबंदी के समय आप हर दिन एक नया रूल लेके आते थे, इसमें भी आप हर दिन एक नया रूल लेकर के आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब बिना तैयारी के आपने शुरू किया है, किसी खास मकसद से, किसी खास मंशा से आपने इसको शुरू किया है, और वो मंशा वोटर लिस्ट में नाम काटने की है। गरीबों का, वंचितों का, दलितों का, मुसलमानों का, आप उनके नाम काट देंगे। कहां से आपने जैसा कहा कि मुसहर में अगर 2.5% मैट्रिक पास है तो बाकी लोग क्या सर्टिफिकेट, घर तो आई नहीं उनके पास, सबसे बड़ा भूमिहीन वर्ग है बिहार का, तो वो कहां से, वो कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र मुश्किल है, वो जिसके पास एक तो डॉक्यूमेंट रखते नहीं अपने पास। मनोज झा सही कह रहे थे कि भाई लोगों को संभालना। फिर कहा जा रहा है कि कलेक्टर कह रहे हैं कि जल्दी से बनाओ आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो ये क्या है, ये तो क्योस है। तो मेरा सवाल ये था कि सर ये जो क्योस है और जो वोटर वर्ग है वो उसमें ज्यादातर एनडीए का है फिलहाल, यदि मांझी और 2 ही लोगों को जोड़ लें, पासवान,
तो ये तो जबरदस्त डिबैकल, जबरदस्त गिरेंगे नीचे, ऐसा नहीं लग रहा आपको? क्या आपको जैसा हम सोच रहे हैं क्या वैसा बीजेपी के लोग नहीं सोचते होंगे? इससे कुछ इतर सोचने के कोई ग्राउंड है क्या? नहीं, हम फिर आप संशय है, आशंका है, जो जिसका ये काम तो नहीं हुआ था ना महाराष्ट्र में। फिर भी जब चुनाव आयोग के मैच फिक्सिंग की बात कही राहुल गांधी ने, तो वहां तो ये काम नहीं हुआ था, वहां तो वोट जोड़ा गया था, वहां तो वोट जोड़ने के आरोप है ना। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 5 महीने में 41 लाख वोट जोड़ दिए गए, वहां तो जोड़ा गया था, यहाँ तो काटा जा रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा? मैच फिक्सिंग की जब बात होती है तो मैच फिक्सिंग में किस तरह से वो फिक्सिंग काम करेगी? भाई, आप कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने खिलाड़ी को की गलती को आप नॉट आउट दे करके भी मैच फिक्सिंग होती है, और दूसरे वाले को आउट नहीं हो तो आउट दे करके भी होता है। तो नहीं, लेकिन एक चीज बताइए सर, व्यवहारिक तौर पे डे ब्रॉड लाइट में इतनी बड़ी लूट एक गांव में, कल्पना करिए, जैसे एक साथी का यहाँ लिख रहे हैं कि मेरी मम्मी का है और मेरा नहीं है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। सबके साथ ये दिक्कत होगी। तो ये कह रहे हैं, जैसे इसी को देख लीजिए, 2 महीने पहले पढ़ा, और ये भक्ति ब्लॉग कह रहे हैं कि मेरा घाट में आज वोटर लिस्ट था इनके यहाँ, अब तो किसी को भी नहीं होगा, अब मेरा तो हमको तो मैट्रिक का प्रमाण पता दे सकते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? तो एक गांव में आप आधे लोगों को बाहर कर देंगे तो संभव है बवाल हो जाएगा सर। मर्डर हुए हैं बिहार में, तो वोटिंग राइट लिया गया है। अजीत सर, ये हमको इसमें यही आशंका दिख रही है। हमने पिछली बार भी कहा था कि ये सब कुछ हो सकता है कि बना करके रखा गया हो, वो सारी चीजें हो सकता है कि बना करके तैयार रखी गई, और हम लोग जो आशंका अभी आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो। जिन लोगों के नाम कटने की बात कह रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि उनके आधे अधूरे डॉक्यूमेंट पर भी उनका नाम रह जाए। अगर किसी का नाम रह जाएगा, अगर किसी ने आधे अधूरे डॉक्यूमेंट दिए संजीव जी और उसका नाम रह गया, तो वो थोड़े कंप्लेन करने जाएगा कि हमने तो दिया ही नहीं था डॉक्यूमेंट, मेरा नाम कैसे रह गया? वो ये तो कंप्लेन नहीं करेगा ना। लेकिन सर, अब तक का इतिहास ये कहता है कि आरएसएस इस तरह के अफवाह और बवाल मैनेजमेंट का बड़ा केंद्र रहा है। उसको पता है कि कथा क्या होती है। कथा निकल गई कि नाम कटेगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा और ये सारी चीजें, तो बड़ा संकट होगा। नहीं, लेकिन अगर नाम नहीं कटा तब तो ये सवाल है। देखिए, जब ये सारी चीजें एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 10 व्यक्तियों के विम्स पर छोड़ी गई हैं, तो हम आप कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जब ये चुनाव अधिकारी को तय करना है कि किसका नाम काटना है, किसका नहीं काटना है। आज अभी जो चुनाव आयोग का पहला फेज था संजीव जी, पहला फेज तो पूरा हो गया। पहला फेज था कि 3 जुलाई तक फॉर्म बांटने, 25 जून से 3 जुलाई फॉर्म बांटना। चुनाव आयोग कह रहा है कि पहला फेज हो गया, 7 करोड़ 90 लाख आदमी को हमने फॉर्म बांट दिया। अब आप सोचिए, कह रहा है चुनाव आयोग, बट गया, 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म बट गए। अब अगले चरण में वो फॉर्म कलेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जो फॉर्म कलेक्ट करके ले जाएगा, पहले ही 20-25 लाख बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ के मतदाता 8 करोड़ से ऊपर है। हाँ, मतलब अभी पिछला 24 में 7 करोड़ 90 लाख थे, तो 7 करोड़ 90 लाख 24 में 24, मतलब जून 2024 का क्राइटेरिया है। जून 2024 में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, और लोकसभा चुनाव के पहले 12 लाख नए मतदाता जुड़े थे उसमें। अच्छा, तो अब हम ये माने उसको, उसी आंकड़े को माने, तो आपने उतने लोगों को फॉर्म बांट दिया और अब आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके ले गए आपने, आप ले जाकर के चुनाव आयोग के ऑफिस में रख दिया, तो कौन देख रहा है कि आपने उसको कंप्यूटर में फीड किया या नहीं, और हमारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए या नहीं, हमारे फोटोज आपने अपलोड किए या नहीं, ये कौन देख रहा है? कौन देखेगा इस बात को जाकर? अगर नहीं डाले और अपनी मर्जी से कहीं नाम काट दिया, कहीं जोड़ दिया, तो कोई क्या कर लेगा इसे? नहीं, अब उसमें 2 सवाल बनता है सर, कि क्या सारे बीएलओ, इतना बड़ा तंत्र तैयार हो गया बिहार में, जहां 34% लोकप्रियता तेजस्वी की है या प्रशांत किशोर हैं, क्या इतना बड़ा तंत्र तैयार हो गया कि सारे बीएलओ यही करेंगे, बीजेपी के लोग होंगे? क्या सारा का सारा तंत्र बीजेपी का होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ लोग होंगे। दूसरा, बीएलए भी तो रखे गए। बीएलओ तो भारत चुनाव आयोग ने रखा अपने, और 1.5 लाख के करीब तो बीएलए आ गए, जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जिनको इन लोगों ने खड़ा किया। मतलब अपोजिशन की पार्टीज ने भी किया है, तेजस्वी यादव ने भी 50,000 के करीब अपने बीएलए बनाए हैं। वो लोग भी हेल्प करेंगे। उन लोगों को भी यह दिया गया है कि आप उनसे 50 फॉर्म आप रोज बीएलए लेकर के जमा कर सकते हैं, और ये 1 अगस्त की तारीख खत्म होने के बाद भी बीएलए 10 फॉर्म रोज जमा कर सकते हैं लेकर के दूसरे राउंड के लिए।
वो सब लोग हैं। और दूसरा सर कि ठीक चुनाव के वक्त यदि ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं ना होगा कि सिर्फ सिर्फ बांग्लादेशी के नाम पे या नागरिकता के नाम पे सिर्फ मुसलमानों के साथ आप ये खेल कर दें, बाकी लोगों के साथ नहीं करें। क्या आप कह रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है? हालांकि बेचैनी हो रही जी, होने जा रहा है नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि होगा ही, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स ही हैं, आपका फॉर्म से कह दिया गया कि भाई आपका नाम मिला लिया गया, आपका ठीक है, और 20-25 लाख ही वोट काटेगा, जो 2 करोड़ कहा जा रहा है उसकी जगह अगर टारगेट करके 50-60 सीटों पर 70 सीटों पर आपने 20-20, 25-25 हजार नाम काट दिए, तब क्या है, फिर तो कोई बात नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं ना। हम ये नहीं कर रहे कि आप लेकिन ले गए। इन सब के बावजूद, इस संभावना के बावजूद एलजेपी के लोग जेडीयू के भीतर भी बेचैनी के स्वर, विरोध के स्वर उठने लगे हैं, बीजेपी के भीतर भी उठने लगे, उठे, लेकिन सारी आवाजें दबा दी गई। कल क्यों दब गई अचानक? आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबी रिपोर्ट है जिसमें चिराग पासवान का भी कोट है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी कोट है, जीतन राम मांझी का भी कोट है, और तीनों ने कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है। तीनों नेताओं ने कहा कि ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा हो रहा है, संविधान के मुताबिक हो रहा है, चुनाव आयोग काम अच्छा कर रहा है, इस पर क्यों संशय पैदा कर रहा है। ये आज की खबर है। तो कल ऐसा इन लोगों के कान में क्या फूंका गया कि इन लोगों के सुर बदल गए? क्या इन लोगों को ये आश्वस्त कर दिया गया कि आपका वोट नहीं कटेगा, आप निश्चिंत रहिए? तो ये तमाम आशंका इसलिए है क्योंकि ये अचानक हुआ, ये इसका कोई मतलब नहीं था। आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि 3 कारणों से, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो शहरीकरण क्या खाली बिहार में बढ़ रहा है? बिहार देश का जो सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है वो बिहार है। आप कह रहे हैं कि माइग्रेशन क्या सिर्फ बिहार में है? आप कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र देकर के लोग नाम नहीं कटवाते हो, तो ये क्या सिर्फ बिहार में हो रहा है? इस आधार पर अगर करना है तो उससे भी बड़ा सवाल है सर कि क्या अक्टूबर में जब आपने सर्वे कराया, एक सर्वे करा चुके वो, तो उस समय ये सारी अचानक से जून में ये दिमाग में आ गया कि 24 जून को कि आप जो है बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं। आपने अभी अक्टूबर में ये काम करवाया है, फरवरी में फाइनल लिस्ट बनाया है। जो लोकसभा चुनाव के समय जब फाइनल लिस्ट बनी, आपने उस समय भी नहीं कराया। इसी लिस्ट के आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उसके बाद एक सर्वे हो चुका है, ये इंटेंसिव हो रहा है वो जी। तो उसके बाद एक सर्वे हुआ, फिर आप जब चुनाव आयोग की टीम गई, पार्टी के नेताओं के साथ जब चुनाव आयोग की टीम की बैठक हुई, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, किसी को ये नहीं कहा गया ना, उनसे पूछा थोड़े गया, न बताया गया उनको कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं। फिर अचानक आपने तैयारी कर ली, अचानक ऐसी तैयारी हो गई कि आपके 78,000 के करीब आपके बीएलओ हैं, उनको आपने चुना, उनको सबको ट्रेनिंग करा दी, सबको इस काम में लगा दिया, सारी तैयारी आपने कर ली किसी को बिना बताए। तो ये पूरा ओवरऑल इस पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो रहा है, और ये संदेह पैदा होने की वजह से हम लोग किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आगे क्या हो जाएगा। भाई हम लोगों ने तो किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये अचानक हो गया। तो अब आगे इससे क्या हो जाएगा, किसका नाम कट जाएगा, किसका रहने दिया जाएगा, ये तो चुनाव आयोग की मर्जी पर है। हाँ, ये हो सकता है कि अपोजिशन की पार्टी अलर्ट रहे, जगी रहे, अपने समर्थकों को ले जाकर के देखें कि उनके नाम तो नहीं कट रहे। हालांकि उसमें भी एक खतरा है कि अगर आरजेडी का बीएलए जो है, जो बूथ लेवल एजेंट है, वो लेकर के नाम आया, अगर वो 50 फॉर्म लेकर के आया तो उसको कूड़े में डाल दिया जाए, वो तो पक्का ही हो जाएगा कि आरजेडी का है। तो ये उसमें और भी खतरे हैं, लेकिन ये इसको धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं और धीरे धीरे इसको समझना होगा लगातार। इस बात सिग्नेचर हो या एलटीई हो, उसके सत्यापन का सवाल हमेशा प्रशासनिक स्वीकृति की अपेक्षा रहती है, इसीलिए एक अधिकारी बना दिया। आज चूंकि 38 मिनट हो गए, आपको जाना भी है, ये बड़ा गुत्थी है, हम लोग 4वां-5वां एपिसोड कर रहे हैं सर इस पे जितनी बात होती है, लेकिन मेजर सवाल यही था कि परसेप्शन के स्तर पे संभालना मुश्किल होगा, देखते हैं नेताओं का क्या। लेकिन अंतिम सवाल 1 मिनट में सिर्फ जवाब दे दीजिएगा। तेज प्रताप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्या हैं, चित्रा त्रिपाठी चल के आई इंटरव्यू करने, तो बात तो है, लेकिन क्या तेज प्रताप सिर्फ इसी गुब्बारे के बल पे कुछ कर पाएंगे? ना कोई प्रोग्राम, ना किसी तरह का कोई दृष्टि। इवन राज ठाकरे भी बाहर निकले तो कुछ मुद्दों के साथ अलग होकर के एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है ना, ये सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, हम बड़े भाई, कृष्ण, उपेक्षा, इस आधार पे क्या कर पाएंगे अजीत सर, तेज प्रताप? ये दूसरा मामला है। इसको राज ठाकरे का राजनीतिक मामला था, एक एम्बिशन था, जो एम्बिशन टकराया 2 लोगों का, और राज ठाकरे को लगा कि उनको बिट्रे किया गया है।
और बाल ठाकरे ने के उत्तराधिकारी वो थे, बिट्रे किया उन्होंने, उद्धव ठाकरे को बना दिया, वो बिल्कुल ही अलग था। ये मामला कुछ कुछ जो है कुलदीप बिश्नोई और चांद मोहम्मद टाइप का है, जो कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई चंद्रमोहन बिश्नोई का जो मामला था हरियाणा, उस तरह का मामला है कि चंद्रमोहन बिश्नोई जो है उनको एक लड़की से प्रेम हो गया, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो चांद मोहम्मद चले गए, बन गए, उनका पूरा करियर खत्म हो गया, एकदम से सड़क पर आ गए। फिर एक दिन लगा कि नहीं हम तो ये गलत है, फिर वापस लौट आए अपने परिवार के पास। और अब स्थिति ये है कि कुलदीप बिश्नोई सड़क पर हैं और चंद्रमोहन विधायक हैं और नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये कुछ कुछ उस तरह का है। ये तेज प्रताप आज बाहर हैं और वो चले गए, अनुष्का यादव के घर भी चले गए, वो अपने खुलेआम डंका बजा रहे हैं कि हम, ये थोड़े समय का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया हुआ थोड़े समय का एक प्ले है, जो आप देखेंगे कि इस चुनाव के बाद सब धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएगा, वापस परिवार में ही उनकी जगह है, आरजेडी उस परिवार में ही रहेंगे, उसके अलग हटके वो कुछ नहीं करने जा रहे। ये नहीं होगा कि कोई बागी हो जाएंगे, अपने कैंडिडेट उतारने लगेंगे, किया है इसके पहले उन्होंने, लेकिन वो पार्टी में रहते हुए किया है। पार्टी में रहते हुए नई पारी की शुरुआत करेंगे आदि इत्यादि बोल रहे हैं। हाँ नहीं, वो कुछ नहीं, वो इस चुनाव में कोई नई पारी नहीं होने जा रही। बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसमें तेज प्रताप की बात जो है वैसे ही है, अब उसको क्या कहा जाए। लेकिन कुल मिलाकर के, चूंकि सर अब समय भी आपको भी जाना है और हमें भी, आउटसाइड पैनलिस्ट सारे, बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारी बातचीत थी जो अभी हम लोग लेते, यदि 10 मिनट और रुक कर बात करते तो। हालांकि इसकी सीमा है 40 मिनट का कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, आउटसाइड पैनलिस्ट आप सबका भी। मिलते हैं फिर रात में 9 बजे। नमस्कार।